Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्विक कमेंट में आज बात करेंगे बांग्लादेश के उस बहस की जहां शिक्षा और संस्कृति अब राजनीति और धार्मिक दबाव के बीच फंस गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरिम प्रधानमंत्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार पर इन दिनों आरोप लग रहे हैं कि उसने सांस्कृतिक आजादी से समझौता किया है। वजह है प्राथमिक स्कूलों में संगीत और फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों की भर्ती योजना को अचानक रद्द कर देना। ये फैसला तब लिया गया जब इस्लामी संगठनों हिफाजत-ए-इस्लाम और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने सरकार पर दबाव बनाया। इन संगठनों का तर्क था कि संगीत और नृत्य जैसे विषय गैर इस्लामी हैं और बच्चों को इससे दूर रखना ही इस्लामी समाज के लिए बेहतर है। उन्होंने धमकी दी थी, अगर ये योजना वापस नहीं ली गई तो वो सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हुआ वही, सरकार झुकी। शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल संगीत और फिजिकल एजुकेशन शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी। यही वो वाक्य है जिसने बांग्लादेश के बौद्धिक और सांस्कृतिक समाज को झकझोर दिया। कई शिक्षाविदों और कलाकारों ने इसे देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा पर हमला बताया है। बांग्लादेश की आजादी की नींव धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई थी। एक ऐसा राष्ट्र जहां भाषा, संस्कृति और विचार की आजादी सर्वोपरि मानी गई। लेकिन अब उसी राष्ट्र में कला और खेल को गैर इस्लामी बताकर शिक्षा से बाहर किया जा रहा है। सवाल यह है, क्या ये केवल एक प्रशासनिक फैसला है या लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में पीछे लौटना? प्रोफेसर यूनुस, जिन्हें पूरी दुनिया में गरीबी के खिलाफ आवाज और सामाजिक उद्यमिता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, आज एक अलग तरह की चुनौती झेल रहे हैं। आर्थिक सुधारों से पहले अब उन्हें सांस्कृतिक असहिष्णुता से जूझना पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, यूनुस की अंतरिम सरकार पहले से ही अस्थिर हालात में है। हालिया चुनावों के बाद सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया विवादों में रही और इस्लामी समूहों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार शायद किसी बड़े धार्मिक आंदोलन या विरोध को भड़काने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। लेकिन इस झुकाव की कीमत अब देश की सांस्कृतिक स्वतंत्रता चुका रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि संगीत और खेल बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है। ये विषय अनुशासन, रचनात्मकता और टीम वर्क सिखाते हैं। इनसे बच्चों में हिंसा या असहिष्णुता के बजाय सौहार्द और सामंजस्य का विकास होता है। अब जब उन्हें धार्मिक दृष्टि से अनुचित बताकर हटाया जा रहा है तो इसका असर केवल पाठ्यक्रम पर नहीं बल्कि सोच पर भी पड़ेगा। ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा, ये वही देश है जहां रविंद्रनाथ टैगोर के गीत राष्ट्रीय गान बने और अब वही देश संगीत को स्कूलों से बाहर कर रहा है। ये हमारी आत्मा से दूरी बनाने जैसा है। ये घटना सिर्फ एक नीति परिवर्तन नहीं बल्कि बांग्लादेश के चरित्र की भी परीक्षा है। वो चरित्र जो 1971 की आजादी की लड़ाई में धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरा था। आलोचकों का कहना है, यूनुस सरकार को यह समझना चाहिए कि संवेदनशील मुद्दों पर चुप रहना तटस्थता नहीं, सहमति होती है। जब सरकार कला और खेल के खिलाफ उठी धार्मिक मांगों को स्वीकार करती है तो वो सिर्फ एक कदम पीछे नहीं हटती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विचार क्षेत्र को भी संकुचित कर देती है। दूसरी ओर यूनुस सरकार के कुछ समर्थक ये दलील दे रहे हैं, ये फैसला अस्थायी है और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया। लेकिन इतिहास ये सिखाता है, जब भी कला और शिक्षा से समझौता होता है तो उसका असर समाज के चरित्र पर स्थायी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये फैसला सवालों के घेरे में है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे सांस्कृतिक सेंसरशिप कहा है। ये विडंबना ही है, जिस व्यक्ति ने गरीबी से आजादी का विचार दुनिया को दिया, अब उसी की सरकार पर संस्कृति से आजादी छीनने का आरोप लग रहा है। बांग्लादेश की यह घटना सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दक्षिण एशिया की चेतावनी है। जब राजनीति धार्मिक दबाव में झुकती है तो सबसे पहले शिक्षा, कला और विचार की स्वतंत्रता कुर्बान होती है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।